Hello everyone, welcome back to Web Study Classes. So as you know, we are running 500 MCQ series for your upcoming UGC नेट एग्जाम और उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च के 30 MCQs को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के लिए ही रेलिवेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन ऑन MCQs ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। एवरस्टडी हैज कोर्सेज फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवरस्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है इन अ सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। और स्टेटमेंट टू हमारी कह रही है इन ए प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द बॉडी ऑफ टेक्निक और methodology which has been developed for the collection, presentation and analysis of quantitative data and for the use of such data in decision making. So statistics की जो हमारी definitions होती हैं सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट क्यों होंगी? क्योंकि रिवर्स में दिया हुआ है। सिंगुलर सेंस की जो डेफिनेशन है वो नीचे है, प्लूरल सेंस की यहाँ पर ऊपर दी गई है। रिवर्स में दोनों दिए गए हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो स्टैटिस्टिक्स जो टर्म है ये, इसे हम दो सेंसेस में डिफाइन कर सकते हैं। दो सेंसेस में इनको इसे डिफाइन करा जा सकता है, सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में। ठीक है, सो दो मीनिंग्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। प्लूरल सेंस में अगर हम बात करें तो प्लूरल सेंस में ये माना जाता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कुछ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स हैं ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है इन प्लूरल सेंस, तो ये आपने याद रखना है। और सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, एज ए बॉडी ऑफ टेक्निक एंड मेथोडोलॉजी जिसको डेवलप किया गया है फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, जिससे हम कोई डिसीजन जो है वो ले सकें, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। सो याद रखना है कि बॉडी ऑफ नॉलेज एक फील्ड ऑफ स्टडी सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को बोला जाता है, और प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स के रूप में यहाँ पर डिफाइन करा गया है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इन पॉइंट्स के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या आएगा? सबसे पहले स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डेटा चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज डेटा करने के बाद उस डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा इस तरह से कि आप उसको एनालाइज कर सको। फिर आप डेटा को एनालाइज करोगे एंड आफ्टर एनालिसिस यू इंटरप्रेट द डेटा। लास्ट में हमारी आएगी इंटरप्रेशन ऑफ डेटा। सो करेक्ट सीक्वेंस हमारी हो जाएगी EDCAV। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो ये स्टेजेस देखिए हम फॉलो करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की। वेरियस सोर्सेज का यूज करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड। देन बी ऑर्गेनाइज द डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हमारी सेकंड स्टेज होती है। यहाँ पर हम डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाइड वर्जन में डेटा को यहाँ पर तैयार करा जाता है, उसे क्लासीफाई करा जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। देन हम डेटा की प्रेजेंटेशन करते हैं। डेटा प्रेजेंटेशन में हम डेटा को और सिंपल बनाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं। ठीक है, इसको हम टेबल्स में, डायग्राम्स में, ग्राफ्स में तैयार करते हैं सो दैट हम उसे अच्छे से एनालाइज कर सकें। फिर एनालिसिस में वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। राइट, इन टेक्निक्स का यूज करके हम डेटा को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करते हैं और बेस्ड ऑन दिस डेटा एनालिसिस हम कंक्लूजंस को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लास्ट में हमारी आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसलिए हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट विल बी EDCAB।
नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन हमारी कह रही है स्टैटिस्टिक्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ए लॉट ऑफ डेटा इज जनरेटेड फ्रॉम वेरियस बिजनेस फंक्शनल एरियाज विच इज सपोज्ड टू बी एनालाइज्ड बाय द मैनेजर्स। और रीजन हमारा कह रहा है द रिजल्ट्स प्रेजेंटेड बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रुप एज इट इज नॉट फिजिबल टू टेक इनटू अकाउंट एवरीथिंग। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो असर्शन हमारी कह रही है देखिए कि स्टैटिस्टिक्स हैव सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है कि जो भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर स्टैटिस्टिक्स सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारा जो डेटा है वो वेरियस बिजनेस फंक्शनल एरियाज में जनरेट होता है और उस डेटा को एनालाइज करना होता है मैनेजर्स को, सो दैट वो डिसीजंस ले सकें। सो हमारी जो असर्शन है ये बिल्कुल सही है। रीजन भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। रीजन हमारा कह रहा है कि जो भी रिजल्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रेजेंट करता है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि हर चीज स्टैटिस्टिक्स में कवर नहीं करी जा सकती। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टैटिस्टिक्स में हम सभी चीजों को कवर नहीं कर सकते, एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड, राइट। एक पर्टिकुलर ग्रुप को यानी कि एक टारगेट पॉपुलेशन को लेकर के हम अपनी स्टडी करते हैं, इसलिए हमारा रीजन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारी असर्शन का नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ द असर्शन एंड रीजन करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Next question is which of the following is not a correct difference between descriptive statistics and inferential statistics। तो आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट डिफरेंस नहीं है बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो नॉट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से। पहली स्टेटमेंट है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। बी statement is descriptive statistics is achieved by charts, graphs and tables and inferential statistics is achieved by probability. C statement is descriptive statistics speculate about population and inferential statistics gives information about the raw data and D is none is incorrect, यानी कि सभी ये statements correct है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? So, देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करा जाता है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन करती है चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन देखिए बी में दी गई है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको हम अचीव करेंगे चार्ट, ग्राफ और टेबल से। और अगर आप चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट को स्टडी कर रहे हो तो यानी कि आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो तो बी भी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगी। लेकिन सी स्टेटमेंट हमें देखिए हमारे यहाँ पर गलत है। सी स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्पेक्यूलेट अबाउट पॉपुलेशन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन के बारे में स्पेक्यूलेट नहीं करती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन के बारे में स्पेक्यूलेट करती है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द रॉ डेटा। सो उल्टा यहाँ पर स्टेटमेंट को दिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट डिफरेंस नहीं है बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो लुक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। कुछ पॉइंट्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ये रॉ डेटा के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है, राइट। और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है ये इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करती है पॉपुलेशन से, यानी कि स्पेक्यूलेट करती है अबाउट द पॉपुलेशन, राइट। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है इन ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड टू प्रेजेंट द डेटा इन मीनिंगफुल मैनर एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है, इट अलाउज अस टू कंपेयर द डेटा एंड मेक हाइपोथेसिस एंड प्रेडिक्शन। सो ये भी आपने याद रखना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस में आता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है, राइट, जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन करती है द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। Descriptive statistics explain already known data and limited to sample or population having a small size। तो जो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है वो हमारे सैंपल और पॉपुलेशन तक लिमिटेड होती है, लेकिन जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये अटेम्प्ट करती है टू रीच द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन की जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसका जो भी हमने सैंपल लिया था उस सैंपल से हम कोशिश करते हैं हमारी जो पॉपुलेशन है उसको समझने की, उसके बारे में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने की, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन बी अचीव्ड with the help of charts, graphs and tables and inferential statistics can be achieved by probability, ठीक है। So right answer will be option number C।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द मैथमेटिकल एवरेजेस। तो आपको मैथमेटिकल एवरेजेस को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी ओनली। देखिए अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन तीनों ही मैथमेटिकल एवरेजेस हैं, जबकि मीडियन एंड मोड ये पोजिशनल एवरेजेस हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो एवरेजेस के बारे में आपको याद रखना है, अगर टाइप्स ऑफ एवरेजेस की हम बात करें तो दो तरह से हम एवरेजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में हमारे पास आते हैं अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, एंड पोजिशनल एवरेजेस में हमारे पास आते हैं मीडियन एंड मोड। सो इस चीज को अपने याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी ओनली। Next question is in school 1, 57 kindergartens were tested and their mean score was 82. In school 2, 23 kindergartens were tested and their mean score was 63. But will be the combined mean? So आपको combined mean इस क्वेश्चन में निकालना है, न्यूमेरिकल सवाल है। Take your time, solve the question and tell me but will be the right answer. Combined mean हमें यहाँ पे निकालना है। So if you know the formula, it is very easy to calculate. सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 76.5। कैसे 76.5 आएगा देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन में। सो लुक दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। इसको आपने याद रखना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा मीन इंटू सैंपल 1 प्लस मीन 2 इंटू सैंपल 2 डिवाइडेड बाई सैंपल 1 प्लस सैंपल 2। राइट। सो कैसे हमने इसको सॉल्व किया, 57 इंटू 82। 57 क्या था, 57 हमारा सैंपल था, 82 हमारा मीन था, फर्स्ट मीन। दूसरे केस में हमारा जो सैंपल था दैट वाज 23 और मीन था हमारा 63। राइट। दोनों को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, दोनों को फिर हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं और इसको डिवाइड कर दिया हमने 57 प्लस 23, यानी कि हमारा n1 प्लस n2। हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 76.5। सो काफी इजी है इसको निकालना। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपने यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर सिग्मा। B is if each variate value is increased by same constant value, the value of standard deviation distribution remains unchanged. C is if each observed value is multiplied by constant value, standard deviation of new observations will also be multiplied by the same constant. D is if each observed value is divided by constant value, standard deviation of new observation will also be divided by the same constant. So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो जितनी भी स्टेटमेंट्स हमारे पास ये दी गई हैं सभी की सभी प्रॉपर्टीज हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी। स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है, तो जो भी हम इंडिविजुअल स्कोर्स का मीन लेते हैं उसकी जो भी स्क्वायर डेविएशन हम लेते हैं उस स्क्वायर डेविएशन के मीन के स्क्वायर रूट को बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, विच इज अ ग्रीक लेटर। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, सो इफ ईच वेरिएट वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय सेम कांस्टेंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बिल्कुल सही बात है। राइट। अगर एक कांस्टेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दी जाए हर एक वेरिएट से, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो स्टिल वो अनचेंज रहेगी। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कांस्टेंट वैल्यू से हर ऑब्जर्व्ड वैल्यू को, तो जो भी हमारे पास नई ऑब्जर्वेशन आएगी वो भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंड इन केस ऑफ डिवीजन आल्सो, अगर हम कांस्टेंट वैल्यू से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो जो भी हमारे पास नई ऑब्जर्वेशन आएगी वो भी सेम कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको बेसिकली बोलते क्या है,
ऊपर वाला जो हमारा केस है यानी कि जो प्लस और माइनस है इसका जो इफेक्ट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, राइट। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और जो डिवीजन है इसका इफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ स्केल। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आपने इसको याद रखना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी। Next question is find out standard error and probable error if the coefficient of correlation is 0.8 and sample size is 36। तो आपको standard error as well as probable error निकालना है। coefficient of correlation दिया हुआ है 0.8 and sample size हमें दिया हुआ है 36। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। टेक योर टाइम, सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल मी बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर के फॉर्मूला को यूज करोगे, राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 0.06 एंड 0.04। जो आपका स्टैंडर्ड एरर होगा दैट विल बी 0.06 और प्रोबेबल एरर निकल कर आएगा 0.04। देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एन। सो इन वैल्यूज को अगर आप फॉर्मूला में पुट करते हैं आसानी से आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 36। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपका 0.06 जो है वो निकल करके आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबल एरर? प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है, ये देखिए वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है। प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने के लिए जो स्टैंडर्ड एरर होता है, स्टैंडर्ड एरर को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस वैल्यू 0.6745। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला, इसको आपने याद रखना है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हमारा हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एन, ठीक है। और इस फॉर्मूले से जो भी हमारी वैल्यू निकल करके आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6745। इस वैल्यू से दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू निकल करके आपकी आएगी 0.04 जो हमारा निकल करके आएगा प्रोबेबल एरर। कई बार देखिए एग्जाम में जो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है वो ऐसे भी दिया गया होता है 0.675 और उसके आगे ये फॉर्मूला मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो सेम ही मतलब है, ठीक है। तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड एरर निकल करके आता है उसको हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा प्रोबेबल एरर निकल करके आ जाता है, ठीक है। Right answer will be option number 2, 0.06, which is standard error, and 0.04, which is probable error. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की अप्रोचेस दी गई हैं, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमें मैच करके बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्लासिकल अप्रोच, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच एंड सब्जेक्टिव अप्रोच, इनको मैच करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है प्रोबेबिलिटीज आर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और हिस्टोरिकल डेटा। तो देखिए ऐसी प्रोबेबिलिटी की अप्रोच जहां पर जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो थ्योरेटिकल नहीं, वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर होती है, जो हम जहां पर हम रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटीज को असाइन करते हैं। इस पर्टिकुलर अप्रोच को बोला जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। ईच आउटकम इज एज्यूम्ड टू हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो ये है हमारी क्लासिकल अप्रोच, राइट, जिसमें जो भी हमारा आउटकम है उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की, ठीक है। ईच आउटकम इज assumed टू हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। एंड प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ बिलीफ दैट वी होल्ड इन द अकरेंस ऑफ इवेंट। तो एक इवेंट होगा या नहीं होगा उसके बारे में जो हमारा बिलीफ है उसके बेस के ऊपर जब हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं तो इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव अप्रोच, राइट। सब्जेक्टिव हुई ना, देखिए हम एज पर बिलीफ जा रहे हैं, जो हमारा बिलीफ है कि हमें लग रहा है कि बारिश होगी, राइट। एक तो देखिए बारिश होगी,
तो बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम वेदर पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं, एक हमारा बिलीफ है कि बारिश होगी या नहीं होगी, हम बस आसमान को देख के बोल रहे हैं कि हाँ लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, तो वो हमारी डिग्री ऑफ बिलीफ के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, 1 के साथ वी, 2 के साथ ए एंड 3 के साथ सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पर हो रही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। आपको बताना है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैच करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल होता है दैट कैन टेक एनी वैल्यू, राइट। वो कोई भी वैल्यू जो है वो एज्यूम कर सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज को एज्यूम करा जा सकता है, उसे हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों ही हमारे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 सी डी ई ओनली। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट दिस इज, ये आपने याद रखना है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे दो तरह के हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में हमारे पास आते हैं बिनोमियल, पॉइसन एंड हाइपरजियोमेट्रिक, और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर ओनली टू आउटकम्स आर पॉसिबल सच एज सक्सेस और फेल्यूर, गेन और लॉस, विन और लूज, एंड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर इज सेम फॉर ऑल द ट्रायल्स इज कॉल्ड बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है ऑल द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज skewed टू द राइट, दिस इज reason why the Poisson probability distributions have been called the probability of distribution of rare events। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं, क्योंकि जो हमारा देखिए बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, वन इज सक्सेस और फेलियर, गेन और लॉस, विन और लूज, कोई भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 50% सक्सेस रेट होता है और 50% ही फेलियर रेट होता है। ठीक है। सो याद रखना है बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ओनली टू आउटकम्स आर पॉसिबल, राइट, आइदर सक्सेस और फेलियर। ठीक है। तो बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन एन पी इसके हमारे पैरामीटर होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। सो बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हैं, दो पॉसिबल आउटकम्स इसमें होते हैं, राइट। और जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है सक्सेस और फेलियर की वो सेम होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0.5 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस की और 0.5 ही प्रोबेबिलिटी हमारी होगी फेलियर की। ठीक। और स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कि जो भी हमारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ये राइट स्क्यूड होते हैं। राइट स्क्यूड क्या होता है? जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट स्क्यूड, राइट। तो जो भी हमारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ये राइट स्क्यूड होते हैं, बिल्कुल सही है। एंड आगे बोला गया है कि दिस इज द रीजन व्हाई द पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैव कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स। तो जो रेयर इवेंट्स होते हैं उस केस में जो हमारा डेटा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो करता है, दैट इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी बिल्कुल सही बात है हमारी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड रिसर्च। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसको हम रिसर्च कंसिडर नहीं कर सकते। पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन ए न्यू एंड क्रिएटिव वे। Second statement is synthesis and analysis of previous research to the extent that it leads to new and creative outcomes. C is merely recognizing, rearranging or restating what is already known and has already been written. And fourth option is all of the above can be considered research. So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए पहली स्टेटमेंट हमारी दी गई है कि क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन न्यू एंड क्रिएटिव वे। सो देखिए इस चीज को हम रिसर्च मान सकते हैं जहां पर हम कोई नया नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम एग्जिस्टिंग नॉलेज का ही यूज कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही हम यूज कर रहे हैं इन न्यू एंड क्रिएटिव वे और उससे कुछ नया निकाल रहे हैं तो उसको हम रिसर्च बोल सकते हैं। सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च, इसको भी हम रिसर्च बोलते हैं जहां पर हम जो भी प्रीवियस रिसर्चेस होते हैं उनका सिंथेसिस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और उसके बेस के ऊपर हम एक नया और एक क्रिएटिव आउटकम लेकर के आते हैं, राइट। लेकिन जो ऑलरेडी नोन फैक्ट्स हैं जिनको ऑलरेडी लिखा गया है उनको रीऑर्गेनाइज करना या फिर सिर्फ रीअरेंज करना या रीस्टेट कर देना, इसको रिसर्च नहीं माना जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर कुछ नया यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं, राइट। ठीक है, तो हम सिर्फ रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, कोई नई इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है इसको हम रिसर्च कंसिडर नहीं करेंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड रिसर्च। Next question is research should be based on real life experiences and direct experiences of observations by the researcher. This means that any conclusions strictly drawn are based on hard evidence gathered from information collected from real life experiences or verifiable observation. The above statements represent which of the following characteristics of research? तो रिसर्च की हमारी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं, हमें बताना है ये स्टेटमेंट्स रिसर्च की किस कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च भी पढ़े होंगे, उसमें भी ये चीज आती है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, जहां पर जो रिसर्चर है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है एक पर्टिकुलर फिनोमिना को, राइट। जहां पर जो भी कंक्लूजन है उसको स्ट्रिक्टली ड्रॉन करा जाता है ऑन बेस्ड ऑन द हार्ड एविडेंस, राइट। और ऐसे और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उन्हें हम वेरीफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन डेटा वो वेरीफाई करे जा सकते हैं। तो ऐसी रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, इस रिसर्च को बोला जाता है एम्पेरिकल रिसर्च। और ये जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एम्पेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए ये हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रिसर्च की। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि कोई सब्जेक्टिविटी बीच में नहीं आएगी, हमारी जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, वो हमारी रिसर्च को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, कंट्रोल्ड हम रिसर्च को रखते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। एम्पेरिकल, यानी कि रिसर्च को हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय द डेटा, राइट, इट इज बेस्ड ऑन रियल एक्सपीरियंस। जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी का मतलब है कि जो भी हमने सैंपल ड्रॉ किया है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं ऑन अवर पॉपुलेशन। सिस्टमेटिक होती है, ऑर्गेनाइज होती है, इट इज लॉजिकल। साइक्लिकल, यानी कि रिसर्च चलती रहती है। credibility and validity, right? So these are the main characteristics of research, ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है। Right answer here will be option number 3, empirical. Next question is dash research provides an in-depth insight into the user's view and actions along with the sights and sounds they encounter during their day. So ऐसी कौन सी रिसर्च है जो रिसर्चर को इन डेप्थ इंसाइट जो है वो प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट के व्यू का, उसके एक्शंस का, उसकी जो भी साइट है, उसकी जो भी साउंड्स हैं, जो भी जिन भी एक्सपीरियंसेस को वो एनकाउंटर कर रहा है अपने ड्यूरिंग द डे, उसके बारे में इन डेप्थ इंसाइट रिसर्चर को कौन सी रिसर्च प्रोवाइड करती है। ऑप्शन हैं आपके ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च या फिर फिनोमिनोलॉजी रिसर्च। बट विल बी द राइट आंसर।
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2, एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? एथनोग्राफिक रिसर्च में जो भी रिस्पोंडेंट हमारा होता है, जो भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिस भी नेचुरल एनवायरनमेंट में वो रह रहे होते हैं ड्यूरिंग द डे, जिन भी एक्सपीरियंसेस को वो एनकाउंटर कर रहे हैं, उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, उसके बारे में इन डेप्थ इंसाइट हम लेने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर रिसर्च को हम बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्या हो जाएगी हमारी एथनोग्राफिक रिसर्च? सबसे पहले देखते हैं कि एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है। एथनोग्राफी का मतलब ही होता है कि ऐसी स्टडी जिसमें हम जो भी हमारा यूजर है, जो भी हमारा रिस्पोंडेंट है, उसकी हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं इन नेचुरल एनवायरनमेंट। जिस भी नेचुरल एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जहां पर भी उसका जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। लैब में ये रिसर्च नहीं होती है, फील्ड में हमारी एथनोग्राफिक रिसर्च होती है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च हमारी हमें इन डेप्थ इंसाइट जो है वो प्रोवाइड करती है अबाउट द यूजर्स व्यू एंड एक्शंस, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं ड्यूरिंग द डे, जिन भी चीजों को वो एनकाउंटर करते हैं, उनके बारे में इन डेप्थ इंसाइट हमें एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, डायरी स्टडीज भी इसमें होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी जाती है, फोटोग्राफी, राइट, आर्टिफैक्ट एनालिसिस, इस सारी चीजों का यूज करके जो है वो एथनोग्राफिक रिसर्च करी जाती है बाय द रिसर्चर। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली मेथड्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स यूज्ड इन डिजाइनिंग द क्वेश्चनेयर। सो क्वेश्चनेयर को डिजाइन करते वक्त कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो इन ऑप्शंस को पढ़िए, इनको अरेंज करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेप आएगा? सबसे पहले हमारा स्टेप आएगा डिटरमाइन डेटा टू बी कलेक्टेड। सो एक क्वेश्चनर की हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? हम डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह का डेटा हमें कलेक्ट करना है। सो डिटरमाइनिंग द डेटा टू बी कलेक्टेड, दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट हम डिसाइड करेंगे डिटरमाइन द मेथड टू बी यूज फॉर डेटा कलेक्शन। कौन सा मेथड हम डेटा कलेक्शन के लिए यूज करेंगे? सेकंड हमारा स्टेप जो आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा हम इवेल्युएट करेंगे कंटेंट ऑफ द क्वेश्चंस। जो भी हम हमारे क्वेश्चंस होंगे जिनकी हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उनका जो भी कंटेंट होगा उसको इवेल्युएट करा जाएगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ऑन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड रिस्पांस फॉर्मेट्स कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के होंगे। हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे या क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, और हमारे रिस्पांस का जो फॉर्मेट है वो क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डिसाइड ऑन वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो जब आपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पर डिसाइड कर लिया है, देन यू विल डिसाइड कि हमारे क्वेश्चन की वर्डिंग किस तरह की होगी, ताकि जो भी हमारे रिस्पोंडेंट हैं वो अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकें और हमें रिस्पोंड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डिटरमाइन ऑन क्वेश्चनर स्ट्रक्चर और फिजिकल फॉर्मेट। जो भी हमारा क्वेश्चनर होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, और जो भी उसका फिजिकल फॉर्मेट होगा उसको हम डिटरमाइन करेंगे, उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पर आएगा प्री टेस्ट, रिव्यू एंड फाइनल ड्राफ्ट। तो जब भी हम कोई क्वेश्चनर बनाते हैं सबसे पहले उसको प्री टेस्ट करा जाता है, उसको हम प्री टेस्ट करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और उसके बेस के ऊपर फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर दी जाएगा। सो राइट सीक्वेंस हमारी यहाँ पर हो जाएगी बी ए जी डी सी एफ एंड ई। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। So this is the process of designing a questionnaire। यही आपके क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे और इसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं रिलेटेड टू रिसर्च और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमें मैच करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टर्म्स हमारे पास मेंशन है सैंपल, सैंपलिंग फ्रेम, पॉपुलेशन एंड टारगेट पॉपुलेशन। मैच करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए डिस्क्रिप्शन में ए स्टेटमेंट है हमारी
A set of elements larger than or different from the population sampled and to which the researcher would like to generalize study findings. तो वो set of elements जो हमारी population sample से लार्ज हैं, यानी कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उससे बड़े हैं और वहां पर रिसर्चर अपनी स्टडी को जनरलाइज करना चाहता है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, ये हमारी क्या है, ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। ठीक है, द लार्जर ग्रुप फ्रॉम विच इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन स्टडी, तो वो लार्जर ग्रुप जहां से हम इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं टू पार्टिसिपेट इन स्टडी, दिस इज अवर पॉपुलेशन, राइट। A list of all the elements or other units containing the elements in a population, इसको हम क्या बोलेंगे, this will be our sampling frame। sampling frame क्या होता है, sampling frame में बहुत सारे हमारे यूनिट्स आते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जिन्हें हम सैंपल कर सकते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम पॉपुलेशन यूज टू डिटरमाइन ट्रूथ अबाउट द पॉपुलेशन, तो कलेक्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग। सो सैंपल के साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, 1 के साथ डी, 2 के साथ 3, सी के साथ 3 के साथ बी एंड 4 के साथ ए। Next question is which of the following are probability sampling techniques? This is a very easy question and very important question. Probability sampling techniques हमारी कौन कौन सी होंगी? Options आपको दिए गए हैं, simple random sampling, systematic sampling, quota sampling, cluster sampling and purposive sampling. So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है कि जितने भी हमारी यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन है दैट आर हैविंग इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड पर्पस सैम्पलिंग, ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बी डी ओनली, राइट। सो ए बी डी हमारा देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ए बी डी ओनली विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास क्या क्या आएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, और नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास आ जाएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और इसके अलावा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सैम्पलिंग भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो भी हमारे स्टेप्स यूज होते हैं हमें उन्हें यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, डिटरमाइनिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, सेटअप अ हाइपोथेसिस, डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन, परफॉर्म कैलकुलेशन, सेटअप सुटेबल सिग्निफिकेंस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डिसीजन मेकिंग। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? So, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 बी ई ए सी डी एफ, ये हमारी करेक्ट सीक्वेंस होगी। तो ये स्टेप्स को फॉलो करा जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर में सबसे पहला हमारा स्टेप होता है सेटिंग अप हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस जो है वो सेट करेंगे, हम स्टेट करेंगे अपना नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद हम सेटअप करेंगे एक सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल, इट कुड बी 1%, 5% और 10%। सिग्निफिकेंस लेवल को सेट करने के बाद हम डिटरमाइन करेंगे सुटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हम चेक करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगाना है, जेड टेस्ट लगाना है, एनोवा लगाना है, कौन सा हमारा टेस्ट लगेगा, पैरामीट्रिक टेस्ट होगा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होगा, ये हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट हम क्रिटिकल रीजन को डिटरमाइन करेंगे। क्रिटिकल रीजन को डिटरमाइन करने के बाद हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे, राइट। एंड देन हम कंपेयर करेंगे अपनी क्रिटिकल वैल्यू को हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से, और उसके बेस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे कि वेदर वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, राइट। लास्ट हमारा स्टेप होगा डिसीजन मेकिंग। सो दिस इज द प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं और दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमें मैच करके बताना है राइट आंसर क्या होगा। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
तो डिस्क्रिप्शन में देखिए ए स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है, यूज्ड व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नोन होती है उस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, हम जेड टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन इज अवर सैंपल साइज मस्ट बी ग्रेटर देन 30। बी स्टेटमेंट है हमारे पास, रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जब वो ट्रू होता है। इस केस को क्या बोलते हैं, कौन सा एरर है ये, दिस इज टाइप 1 एरर। रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब वो फॉल्स होता है और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम कौन सा एरर कमिट करते हैं, दिस इज नोन एज टाइप 2 एरर। और डी स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि यूज्ड व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होती है और हमारा सैंपल साइज लेस देन 30 होता है, हम यूज करते हैं टी टेस्ट, राइट। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 के साथ वी, 2 के साथ सी, 3 के साथ डी एंड 4 के साथ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है हमारी, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द पैरामीट्रिक टेस्ट इज दैट वी हैव अ फिक्स्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। एंड स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कि इन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वी डू नॉट मेक एनी अजम्पशंस अबाउट द पैरामीटर्स फॉर द गिवन पॉपुलेशन और द पॉपुलेशन वी आर स्टडिंग। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। So, देखो पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द पैरामीट्रिक टेस्ट इज, कि जो भी हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उनके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज कि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो फिक्स्ड हैं। वी हैव अ फिक्स्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स और जिनको हम यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन ए प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पैरामीट्रिक टेस्ट में हमारे पास जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एंड वी कैन एज्यूम द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन। एंड अनदर फीचर इज कि जो भी हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं इनमें जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई भी अजम्पशन जो है वो नहीं बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, राइट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के केस में हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एज्यूम नहीं कर सकते हैं और इस केस में जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। याद रखना है कि पैरामीट्रिक टेस्ट को हम यूज करते हैं जब हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होती है, लेकिन जब हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उस केस में हम यूज करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यही चीजें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कब हम पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं और कब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर assumptions ऑफ जेड टेस्ट। जेड टेस्ट की assumptions को आपको यहाँ पर बताना है कि यानी कि कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर हम जेड टेस्ट को यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, डेटा पॉइंट्स शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, parent population from which sample is drawn should follow normal distribution, sample should be randomly selected from the population and heterogeneity of variance। so बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज ए बी सी ओनली। तो देखिए जब भी हम जेड टेस्ट को यूज करते हैं, जेड टेस्ट हम कब यूज करेंगे, जब हमारा सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होगी, इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगी। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, मान लो हमने यहाँ पर जो भी डेटा कलेक्ट किया 10 हमारे पास यहाँ पर डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। जो भी हमारी पेरेंट पॉपुलेशन है, जहां से हम जो भी ये हमारा सैंपल ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए।
जेड टेस्ट हमारा एक पैरामीट्रिक टेस्ट है और इसे अगर हमें लगाना है तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, राइट। सैंपल शुड बी रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो जो भी हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन से वो रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। और हेटेरोजेनिटी ऑफ वेरिएंस ये हमारी गलत है, यहाँ पर कंडीशन दी गई है, ये अजम्पशन नहीं है जेड टेस्ट की। जेड टेस्ट की हमारी अजम्पशन है कि जो भी हमारा वेरिएंस है उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जो है वो होनी चाहिए, हेटेरोजेनिटी नहीं। तो याद रखना है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस आएगा ना कि हेटेरोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। यही अजम्पशन लगभग हमारी एनोवा की भी होती है क्योंकि वो भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो मैक्सिमम पैरामीट्रिक टेस्ट की यही अजम्पशन आपको देखने को मिलेंगी, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन ही उनमें होगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 ABC ओनली। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस अजम्पशन, ये अजम्पशंस होती हैं जो जेड टेस्ट के केस में हमें फॉलो करनी होती हैं। इंडिपेंडेंट हमारी डेटा पॉइंट होने चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडमली हमें सेलेक्ट करना है सैंपल को, और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होनी चाहिए। और कंडीशन क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रेटर देन 30 हमारा सैंपल होना चाहिए, और जो भी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। लेस देन 30 होगा तो क्या यूज करेंगे, उस केस में टी टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 ABC ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट्स, हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि इफ द टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू बी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है इफ द टेबल वैल्यू इज लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू बी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्रिटिकल वैल्यूज का जो भी हमारा टेबल होता है उस टेबल में से हम वैल्यू को निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू को निकालते हैं, और उस वैल्यू से हमें कंपेयर करनी होती है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो भी हमने निकाली होती है बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है, ए पर्टिकुलर हाइपोथेसिस टेस्ट, ठीक है। तो जब भी हमारी जो टेबल वैल्यू है इफ इट इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू यानी कि कम है टेबल वैल्यू से, उस केस में हमें अपना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है हमारी टेबल वैल्यू से, उस केस में हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। इसका मतलब होता है कि अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा है टेबल वैल्यू से, इट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। लेकिन अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है टेबल वैल्यू से, इट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर गलत हो जाएंगी क्योंकि रिवर्स में दिया गया है, राइट। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो देखिए एक हाइपोथेसिस टेस्ट है हमारे पास जिसको हम एनोवा बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट है अबाउट द एनोवा। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू कंपेयर डेटा सेट्स। सेकंड स्टेटमेंट हमारी कह रही है दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय कार्ल पियर्सन इन 1920। थर्ड स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज द बेस्ट अप्लाइड व्हेन मोर देन टू पॉपुलेशन और सैंपल्स आर मेंट टू बी कंपेयर्ड। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहली स्टेटमेंट है हमारी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो बोला गया है कि एनोवा एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसको हम यूज करते हैं टू कंपेयर द डेटा सेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कि दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय कार्ल पियर्सन इन 1920। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। देखिए एनोवा को 1920 में इन्वेंट करा गया है लेकिन इसको कार्ल पियर्सन ने इन्वेंट नहीं करा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है एनोवा को इन्वेंट करा था RA फिशर ने, ठीक है। सो फिशर ने इन्वेंट करा है एनोवा को, ना कि कार्ल पियर्सन ने। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी और यही होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। और एनोवा को हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें कंपेयर करना होता है मोर देन टू सैंपल या मोर देन टू पॉपुलेशन को। अगर हमारे पास सिर्फ दो पॉपुलेशन है या दो सैंपल है, उस केस में हम जेड टेस्ट या फिर टी टेस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास दो से ज्यादा सैंपल्स हो जाते हैं,
when we want to know is there any significant difference between more than 2 samples, उस केस में हम यूज करते हैं एनोवा को। सो राइट आंसर हमारे यहाँ बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्ल पियर्सन ने नहीं, आर ए फिशर ने इन्वेंट करा है एनोवा को। ठीक है। Next question is calculate degree of freedom in chi-square test where the number of rows are 3 and number of columns are 4। सबको chi-square test में डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, राइट, जहां पर हमारे नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 4 हैं। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम वो वैल्यूज होती हैं हमारी स्टडी में दैट आर फ्री टू वेरी। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज 6। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है? मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है वो वैल्यूज विच आर फ्री टू वेरी इन योर स्टडी, राइट। फॉर एग्जांपल आपने 5 का सैंपल जो है वो लिया हुआ है, तो अगर आपने 5 का सैंपल लिया हुआ है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, और आपको 5 प्लेसेस के ऊपर इन वैल्यूज को लगाना है, राइट। तो चार को लगाने के लिए तो आप इंडिपेंडेंट हो, चार जो भी आपकी वैल्यूज होंगी इनको अगर आपको यहाँ पर प्लेस करना है, 4 सैंपल्स को यहाँ पर प्लेस करना है, तो इसके लिए तो आप फ्री हैं, आपके पास ऑप्शन है कि किन्हीं भी 5 में से किन्हीं भी 4 को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। लेकिन जो लास्ट वैल्यू होगी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 5th वैल्यू को ही आपको रखना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उनके केस में हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इट इज n-1 यानी कि सैंपल -1। इस केस में हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी 5 - 1 विच विल बी 4, राइट। लेकिन काई स्क्वायर टेस्ट में हम बात करें तो इसमें हम कॉन्टिजेंसी टेबल का यूज करते हैं, जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है दैट विल बी r-1 इंटू कॉलम -1। ठीक है। सो अगर हम कॉन्टिजेंसी टेबल की बात करें, सो अगर 2/3 का कॉन्टिजेंसी टेबल है तो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल करके आती है दैट विल बी 2। लेकिन अगर हमारा कॉन्टिजेंसी टेबल 3/4 का है, राइट, 3/4 का है, यही हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, अगर हमारी नंबर ऑफ रोज 3 है तो 3-1 इंटू 4-1, ये हमारा कितना जाएगा 2 इंटू 3 दैट विल बी 6, राइट। तो याद रखना है कॉन्टिजेंसी टेबल के केस में, काई स्क्वायर टेस्ट के केस में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है दैट विल बी r-1 इंटू c-1 यानी कि रो-1 इंटू कॉलम -1। Right answer will be option number 2, which is 6. Next question is in which of the following conditions chi-square test is considered a parametric test। तो देखिए जो हमारा chi-square test है वैसे तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, लेकिन एक स्पेशल केस होता है जिसके केस में chi-square टेस्ट को हम पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो कंसिडर करते हैं। तो वो कौन सा केस होता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरिएंस, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट या फिर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरिएंस। तो काई स्क्वायर टेस्ट का यूज हम वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं, और इस केस में काई स्क्वायर टेस्ट को माना जाता है एक पैरामीट्रिक टेस्ट। सो काई स्क्वायर टेस्ट देखिए ये जो हमारा टेस्ट है ये बेसिकली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं हम एज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही इसका यूज करते हैं। ठीक है। 4 कंडीशंस में काई स्क्वायर टेस्ट हमारा यूज होता है, टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरिएंस, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट एंड टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, राइट। तो 3 जो हमारी कंडीशन है जैसे कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट एंड टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, इस केस में काई स्क्वायर टेस्ट हमारा होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का। लेकिन एक केस ऐसा होता है टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरिएंस, इस केस में काई स्क्वायर टेस्ट को मान लिया जाता है एक पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है। पैरामीट्रिक क्या होगा? जहां पर हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जहां पर हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, यानी कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एज्यूम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, काई स्क्वायर टेस्ट सिर्फ एक केस में पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरिएंस। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि काई स्क्वायर टेस्ट किस टाइप का टेस्ट है, तो आपने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही मार्क करना है। ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से केस में पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, तो आप इस पर्टिकुलर केस को बताएंगे। ठीक है। अदरवाइज काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही कंसिडर किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको याद रखना है। ठीक है।
Right answer will be option number 1. Next question is, a proper plan should be made and trained investigators should be used to collect the data so that they may collect statistics. Reason इसका दिया हुआ है कि data collected in a haphazard manner will lead to difficulties in the process of analysis and wrong conclusion. So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो देखिए असर्शन हमारी कह रही है कि एक प्रॉपर प्लान हमें बनाना चाहिए और एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर जो है उसको हमें यूज करना चाहिए, उसको हमें अपॉइंट करना चाहिए टू कलेक्ट द डेटा सो दैट जो भी स्टैटिस्टिक्स है उसे हम कलेक्ट कर सकें। बिल्कुल सही बात है, एक प्रॉपर प्लान हमारा होना चाहिए और जो हमारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर है वो ट्रेंड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है और इसका रीजन हमें दिया गया है कि डेटा अगर हैप्पैजार्ड मैनर में कलेक्ट करा जाएगा तो उससे हमें काफी डिफिकल्टीज होंगी इन द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस और उससे हमारे रॉन्ग कंक्लूजन निकल करके आएंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसीलिए हमें एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करना चाहिए और एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। तो हमारी असर्शन और रीजन ये दोनों ही सही हैं और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। सो रिग्रेशन एनालिसिस को हम कब यूज करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कंपेयर द मीन्स ऑफ टू पॉप सैंपल्स एंड स्टेटमेंट 3 इज कंपेयर मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो वेरी इजी क्वेश्चन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रिग्रेशन एनालिसिस का हम यूज करते हैं जब भी हमें रिलेशनशिप को स्टडी करना होता है बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस केस में हम यूज करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस को। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये हमारे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इनका हम इफेक्ट चेक करना चाहते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, उस केस में भी हम रिग्रेशन एनालिसिस को ही यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पर मान लो जैसे कि टीचिंग मेथड है, हमें चेक करना है कि टीचिंग मेथड का स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है। तो इस केस में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? टीचिंग मेथड्स और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस। तो जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं, वी वांट टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द टीचिंग मेथड्स, तो इस केस में हम यूज करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रिग्रेशन एनालिसिस का यूज हम 2 सैंपल्स को कंपेयर करने में या 2 पॉपुलेशन को कंपेयर करने में नहीं करते। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is, if Q3 and Q1 are 150 and 100 respectively, then find out the quartile deviation and coefficient of quartile deviation. So हमें यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमारा थर्ड क्वार्टर एंड फर्स्ट क्वार्टर 150 एंड 100 है, सो हमें क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर देखिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज 125 एंड 0.5। सो कैसे आया देखते हैं। तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। सो Q3 हमें दिया गया था 150, Q1 है हमारे पास 100, दोनों को हमने ऐड किया 250 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आ गया 125। दिस विल बी
क्वार्टाइल डेविएशन। और अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका हमारा फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। सो हम फार्मूला लगाएंगे 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 100, हमारा आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 250। इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकल के आएगा 0.25। सो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा हो गया 125 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो गया 0.25। राइट आंसर विल बी 125 एंड 0.25। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.5 एंड मीन इज 12.5। तो आपको मीन यहाँ पर दिया गया है 12.5, स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है 6.5। आपको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपके ऑप्शंस हैं 52%, 65%, 48% एंड 68%। कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इफ यू नो द फॉर्मूला इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई एम ऑल्सो गिविंग यू ए हिंट। Coefficient of variation is the ratio of standard deviation to the mean. So right answer इस क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 which is 52%। क्या फॉर्मूला होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, इसको हम शॉर्ट में सीबी भी बोलते हैं। हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तभी मैंने आपको हिंट दिया था कि इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, ये रेशियो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, और ये हमें बताता क्या है कि जितना ज्यादा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा इसका मतलब है द ग्रेटर द लेवल ऑफ डिस्पर्शन अराउंड द मीन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6.5 है, क्वेश्चन में दी गई है, मीन 12.5 है। राइट, तो 6.5 यानी कि हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन यानी कि 12.5 इनटू 100। राइट, इन दोनों इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास यहाँ पर निकल करके आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज 52%। ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इसका मतलब है मीन के अराउंड उतना ही डिस्पर्शन है। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 152%। Our last question is which of the following are properties of normal distribution। So normal distribution की properties को आपको यहाँ पर बताना है। पहली स्टेटमेंट में आपको दी गई है the mean, median and mode of distribution coincide. B is the curve of distribution is well shaped and symmetrical. C is the total area under curve is 1. D is the parameters of normal distribution are mean and standard deviation. And E is 99.7% data falls within plus and minus 3 standard deviation। So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये जितने भी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर ऑप्शन में दी गई हैं पांचों की पांचों ही हमारी प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी एंड ई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। सो मीन, मोड एंड मीडियन ये कोइंसाइड करते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं, एक जगह पे फॉल करते हैं तीनों। राइट, जो कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो वेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसका जो टोटल एरिया है दैट इज 1। क्वार्टाइल डेविएशन हमारी होती है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन हमारी होती है 4.5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो एक्स एक्सिस है ये असिम्प्टोट होता है टू द कर्व, इसका मतलब होता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेज द कर्व एट इन्फिनिटी। राइट, एंड इट इज अ यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनी मॉडल का मतलब होता है जिसका सिंगल पीक होता है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ये इसको हम बोल रहे हैं असिम्प्टोट। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलेगी। ठीक है, इसको नीचे कभी टच नहीं करेगी। ठीक है, तो 68% जो एरिया है वो प्लस एंड माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। 95% जो एरिया है वो प्लस एंड माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल करता है। राइट, एंड 99.7% जो डेटा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो प्लस एंड माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है वो फॉल करता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनको आपने याद रखना है। ठीक है,
राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी एंड ई, ये पांचों ही हमारी प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप आपको ये एमसीक्यूज काफी पसंद आए होंगे, आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है इसे जरूर लाइक करें। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।